चैनल सेट। तो पिछले वीडियो में हमने आर्टिफिशियल न्यूक्लियर का थ्योरी पूरा कवर कर लिया था। आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। गूगल फॉर्म का डिस्क्रिप्शन इस वीडियो की गूगल फॉर्म का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो अगर किसी ने पिछले वीडियो से ट्राई ना नहीं किया हो तो फिर उसका डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, फिर सोल्यूशन देख लो। तो हमारा प्री मॉक टेस्ट सीरीज चालू हो जाएगा फ्रॉम 4 अप्रैल। तो ट्राई करो, सब जल्दी से ले लो, बहुत करीब है डेट, बहुत जल्दी चालू होने वाला है। प्री मॉक आई होप सब लोगों ने दिया हो, क्योंकि मॉक्स देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी टेस्ट के लिए। क्योंकि मॉक दोगे तो फिर आपको समझेगा कि मुझे टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए एक्चुअल में, मुझे किस सेक्शन में ज्यादा टाइम देना चाहिए, मुझे किधर ज्यादा मार्क्स आने के चांसेस है, इधर मैं फालतू का टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो फिर मॉक्स जरूर दो, समझेगा कि एक्चुअल टेस्ट में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। ये आपको सिर्फ पेपर अटेम्प्ट करके ही समझेगा। तो मॉक्स जरूर दो। आई होप फ्री मॉक तो सबने ही दिया हो। फ्री मॉक तो यार क्यों ही छोड़ रहे हो, फ्री मॉक तो ना ही छोड़ना चाहिए। तो डिस्काउंट 4 अप्रैल तक ही है, उसके बाद डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो सब जरूर ले लो जल्दी से जल्दी। और सोल्यूशन चालू करते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट फॉर मेनी न्यूक्लियर, इट शोज दैट न्यूक्लियर फोर्सेस आर, ये मैंने थ्योरी लेक्चर में भी बताया था। इसका मतलब है कि न्यूक्लियर फोर्सेस जो है शॉर्ट रेंज की है। मतलब मान लेते हैं एक न्यूक्लियन इधर है, वो अपने आजू बाजू के कुछ न्यूक्लियंस पे ही इफेक्ट कर पा रहा है, तो दूर के इफेक्ट नहीं कर पा रहा है। इसलिए मास नंबर बढ़ाने पर भी, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बढ़ाने पर भी हमारे ज्यादा चेंज नहीं आ रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में, क्योंकि एक न्यूक्लियन पे उसके आजू बाजू के कुछ न्यूक्लियंस का ही इफेक्ट है। अगर मुझे वो न्यूक्लियन निकालना है तो फिर मुझे आजू बाजू के कुछ न्यूक्लियस का फोर्स को ही काउंटर करना है और कुछ नहीं करना है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी है। आगे बढ़ते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर न्यूट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल पर x1 एंड x2 रिस्पेक्टिवली। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, ठीक है। फिर टोटल बाइंडिंग एनर्जी क्या रहेगा, En इनटू वी, दो न्यूट्रॉन है तो फिर हर एक में दो न्यूक्लियन है, तो फिर टोटल 4 न्यूक्लियन हो गए। तो फिर इसको x1 ही लिख देता हूँ। तो फिर 4x1, और अल्फा पार्टिकल में भी 4 न्यूक्लियन है तो फिर 4x2। तो 4x1 और x2, और इनका ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन होगा, एडिशन तो नहीं होगा। तो ये सिर्फ ऑप्शन बी में है, तो आंसर अपना ऑप्शन बी है। तो ये मतलब इधर क्यू का वैल्यू पूछा है, एनर्जी क्यू रिलीज, और हमारा जब एक्सोथर्मिक रहता है रिएक्शन तो फिर नेगेटिव रहता है। बट इधर क्यू का वैल्यू पूछा है, इसलिए हम 4x1 माइनस x2 पूछते हैं। अगर पूछते कि इस मतलब एक केमिस्ट्री से थोड़ा अलग है, आपको समझना पड़ेगा कि इधर क्यू का मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं ये लोग, इसलिए आंसर ऑप्शन बी है। आगे बढ़ते हैं। When the number of neutrons in nuclei increases, the binding energy per nucleon numerically। तो अगर ग्राफ देखेंगे तो ऐसे जाता है, मास नंबर के अगेंस्ट मास नंबर और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ही होता है। तो पहले बढ़ रहा है फिर बाद में घट रहा है। तो फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज विद इंक्रीज इन मास नंबर। तो आंसर हमारा ऑप्शन सी है, ये हम ग्राफ से मालूम करते हैं इसमें। तो ये ग्राफ याद रखना पड़ेगा, ग्राफ भी हेल्प कर देता है क्वेश्चंस करने में। आगे देखते हैं। फ्यूजन रिएक्शंस टेक प्लेस एट हाई टेम्परेचर बिकॉज, मैंने बताया था थ्योरी में कि ये हाई टेम्परेचर इसलिए यूज करते हैं ताकि काइनेटिक एनर्जी हमारी इतनी ज्यादा हो कि जो कूलम फोर्सेस, जो रिपल्सिव फोर्सेस है जो न्यूक्लियर के बीच में है, वो पार्टिकल्स को रोक ना दे। मतलब टकराने चाहिए वो फ्यूजन के लिए, एक दूसरे से टकराएंगे तभी ही हो पाएगा फ्यूजन। अगर टकराने से पहले रुक गए फिर कुछ नहीं होगा। तो इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन ए है, हाई एनर्जी साइन ऑफ टू ओवरकम रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियर। आगे देखते हैं। Which one did Rutherford consider to be supported by the results of experiments in which alpha particles were scattered by gold foil? तो हमने रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट देखा था। तो देखते हैं। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज हेल्ड टुगेदर बाय फोर्सेस व्हिच आर मच स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रिकल और ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ऐसा कुछ तो नहीं देखा था। द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन एन एटॉमिक न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल्स वेरीज विद डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू इनवर्स स्क्वायर लॉ। अल्फा पार्टिकल्स आर न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम एटम। ये थर्ड स्टेटमेंट सही है, बट इसका हमारे ऐसा कुछ नहीं है कि ये सपोर्टेड है बाय रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। मतलब ये तो पहले से मानता है, इसका एक्सपेरिमेंट से उतना कुछ रिलेशन है नहीं। एटम्स कैन एग्जिस्ट विद अ सीरीज ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स।
ये भी हमारे एक्सपेरिमेंट से रिलेवेंस नहीं है ज्यादा। हमारे एक्सपेरिमेंट से रिलेवेंस है उस वो बस सेकंड वाले का है कि फोर्स ऑफ रिपल्शन, मतलब अगर मेरा कोई जो बीम है, मेरा अल्फाबेटिकल बीम अगर न्यूक्लियर से ज्यादा पास से जा रहा है तो वो ज्यादा डिवेट करेगा। ये ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मेरा जो न्यूक्लियर फोर्स है, जो न्यूक्लियर का फोर्स ऑफ रिपल्शन है, वो तभी ज्यादा लग रहा है जब वो जिससे ज्यादा पास से जा रहा है। इसलिए मेरा ऑप्शन बी है आंसर। और वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू इनवर्स स्क्वायर लॉ, मतलब एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यही है इनवर्सली इनवर्स स्क्वायर लॉ। आगे देखते हैं। Rutherford's alpha particle experiment showed that the atoms have, अभी इससे इसने दिखाया था कि न्यूक्लियस था ना एटम्स के पास, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाया था। इसने दिखाया था एक, इसने ये दिखाया था कि हमारा जो पॉजिटिव चार्ज रहता है वो कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, मोस्ट मास उधर ही कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, और इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। उसने ये दिखाया था। इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम आर हेल्ड टू द न्यूक्लियस बाय कूलम्स फोर्स। ऑब्वियसली न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर रहता है, कूलम्स फोर्स न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में रहता है। वैन डर वाल्स फोर्स नहीं, इधर चार्जेस के बीच में कूलम फोर्स रहेगा। As one considers orbits with higher values of n in a hydrogen atom, the electric potential energy of the atom. तो अगर हम n1 2 3 मतलब हम बढ़ाते हैं तो एनर्जी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को क्या हो रहा है, तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U, तो वो तो इंक्रीज ही हो रहा है अगर हायर में जाते हैं, क्योंकि माइनस आता है ना, E इक्वल्स -13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वायर होता है, तो n बढ़ा रहे हैं तो फिर मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, बट माइनस साइन है, तो फिर अगर मैग्नीट्यूड कम हो रहा है तो फिर अच्छा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इधर नेगेटिव साइन है। यही है। Which of the following parameters is same for all hydrogen like atoms and ions in their ground state? तो ग्राउंड स्टेट में सबके लिए सेम क्या रहता है, तो ग्राउंड स्टेट है ना, तो फिर हमारा ये बोर के पोस्टलेट्स में था कि N इक्वल्स एन एच बाई टू पाई, तो ग्राउंड स्टेट बोले तो N इक्वल्स वन है, तो फिर N इक्वल्स एच बाई टू पाई, तो ये सबके लिए सेम है। इसमें चार्ज से कुछ फर्क नहीं है, ये सबके लिए सेम है। रेडियस, स्पीड, एनर्जी, बाकी सब पे चार्ज से फर्क आता है, बट एंगुलर मोमेंटम ही ऐसी चीज है जो फिक्स्ड है, ये ऑर्बिट के लिए इतना ही होगा, फर्क नहीं पड़ता तुम क्या हो। तो इतना ही है। आगे बढ़ते हैं हम अगली क्वेश्चन में। इन टर्म्स ऑफ बोहर रेडियस आर नॉट, इधर बोहर रेडियस आर नॉट मतलब n इक्वल्स वन के लिए जो रेडियस है, द रेडियस ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय, तो r2/r1, मैंने ये थ्योरी में बताया था। तो हमारा नॉर्मली क्या एक्सपेक्टेशन रहता है आर का, आर इक्वल्स एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 2m ई स्क्वायर, 2 पाई m, ठीक है। तो ये डिवाइड बाय 2 पाई m ई स्क्वायर होता है। erase नहीं हो रहा, अच्छा, डिवाइड बाय 2 पाई m ई स्क्वायर है। तो अभी अगर मैं r2/r1 करता हूँ तो फिर ये वाला जो पार्ट है कांस्टेंट ही है, बस n हमारा चेंज हो रहा है। r2/r1 करूंगा तो कट जाएगा नहीं है, तो ये n स्क्वायर बाय n1 स्क्वायर हो जाएगा। तो r2/r1, अभी n इक्वल्स 2 है तो 2 स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर, r2 इक्वल्स 4r1, तो r1 हमारा r0 है, तो r2 इक्वल्स 4r0। ये हमारा सोल्यूशन ऑप्शन ए है। तो इतना ही है, जैसे मैंने बताया था थियरी में, ऐसे रेशियो लेके आराम से हम कर सकते हैं, विदाउट इसका वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर हमें हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा और ज्यादा अच्छे सॉल्व हो जाएगा। इसका मिस्टेक का चांस भी कम हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन में चांसेस रहते हैं कि आपके मिस्टेक हो जाए। तो इतना ही है आज के लिए, मिलेंगे हम अगली वीडियो में। अगली वीडियो में चैप्टर चालू करेंगे हमारा चैप्टर 9, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। और सब जरूर ट्राई करना मॉक टेस्ट सीरीज देने का। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।